नेपाल में सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बनाई गई हैं। रामचंद्र पौडेल जो नेपाल के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने उनको अंतरिम प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। नेपाल में 21 मार्च को अब चुनाव होना है और इस 6 महीने में चुनाव कराने का माहौल बनाने की जिम्मेदारी सुशीला कार्की पर है। सुशीला कार्की जी का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और बनारस से बहुत नज़दीकी संबंध है, और कितना नज़दीकी संबंध है, मास्टर्स जब वो करने आई BHU तब क्या माहौल था, इस पर बातचीत करने के लिए प्रोफेसर दीपक मलिक सर हमारे साथ हैं। सर तब असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अपॉइंट हुए थे 1973 में, बिल्कुल नए नए थे, और एंटी मोनार्की मूवमेंट नेपाल में जिसकी प्लॉटिंग, जिसका बेस बनारस हुआ करता था, सन 40 से 1980 तक 40 सालों तक नेपाल में राजशाही के खिलाफ जो नेपाली कांग्रेस का मूवमेंट था, उसकी ज़मीन इसी बनारस में तैयार होती थी। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए प्रोफेसर दीपक मलिक सर हमारे साथ हैं। सर, सुशीला जी अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई हैं। पहले तो बनारस से उनका जो नज़दीकी संबंध है, चूँकि आप लोग 23 नवंबर 2024 को उनके साथ मुलाकात किए, बाकायदे लंच पर उन्होंने आपको इनवाइट किया था। कितना बड़ा असर होगा भारत नेपाल के बीच? वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं, बनारस को बहुत करीब से जानती हैं, इन चीज़ों का कितना असर होगा? देखिए, पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जहाँ तक भारत और नेपाल के संबंध हैं, भारत नेपाल संबंध में निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी छलांग इस बीच में हो सकती है, क्योंकि सुशीला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ी, यहीं पर एक तौर से वैचारिक रूप से उनका पालन पोषण भी हुआ, और आज वो अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नेपाल में प्रतिष्ठित हो गई हैं। दूसरी बात यह है कि नेपाली जो जनता है, नेपाली जनता की जो लड़ाइयाँ हैं, जो पिछले करीब करीब आप अगर लें तो पिछले 70-80 साल की लड़ाई, या उससे भी ज़्यादा 100 साल की कह सकते हैं आप, ये लड़ाइयों में बनारस की भूमिका और भारतवर्ष की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। बिना उसके नेपाल में कोई लड़ाई हो नहीं सकती थी। एक बैकग्राउंड देने के लिए, एक पृष्ठभूमि देने के लिए मैं बताऊं कि नेपाल में एक ज़माने में राणाशाही का राज था, जो सामंतवाद था, और राजा को गिरफ्तार करके उन्होंने रख दिया था। राजा को वो एकदम उनके पैलेस के अंदर ही उनको घूमने फिरने देते थे, उनको ये करने देते थे, लेकिन राणा जो थे वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो वो राजा को बंद करके रख दिए थे। वो भी 100 साल का इतिहास है वहाँ राणाशाही का। ये इत्तेफाक से इस तरह का इतिहास नेपाल का और जापान का दोनों का मिलता जुलता इतिहास है। ऐसा कहीं नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को या राजा को गिरफ्तार कर ले। तो राजा को उन्होंने 100 साल तक गिरफ्तार रखा, पीढ़ी दर पीढ़ी गिरफ्तार रखा। अब ये हुआ कि उस समय राजा त्रिभुवन थे, 50 के दशक में, 60 के दशक में। हमारे हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू आज़ादी की लड़ाई के तपे तपाए आदमी थे और उसी से निकले थे, तो किसी की भी आज़ादी की लड़ाई को समर्थन करना उनका एक स्वाभाविक धर्म बनता था। तो जब नेपाल में राणाशाही के खिलाफ रिवोल्ट शुरू हुआ और राजा त्रिभुवन को बाकायदे भारतीय एम्बेसी ने, भारतीय दूतावास ने आश्रय दिया, राजनैतिक आश्रय दिया, इसी तरह से राजा त्रिभुवन वहाँ इंडिपेंडेंट हो पाए, वहाँ राणाशाही के चंगुल से मुक्त हो पाए और आए वहाँ। दूसरी बात यह है कि उसके बाद उनके त्रिभुवन के देखरेख में असंपूर्ण कहिए, बहुत ज़्यादा विकसित नहीं था, लेकिन एक डेमोक्रेटिक एक स्ट्रक्चर बनाया गया, जिसमें BP कोइराला बाद में पहले चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में, चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं, कहते जनता द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री के रूप में विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हुए। कोइराला जी की जो उनकी प्रसिद्धि है, जो उनका शोहरत है, वो इस मायने में है कि जो हिंदुस्तान में हम महात्मा गांधी को अपना राष्ट्रपिता कहते हैं, तो नेपाल में भी लोग कोइराला जी को कम से कम कुछ नहीं तो जनतंत्र का पिता तो कहते ही हैं। जनतंत्र उन्हीं के माध्यम से आया। और BP कोइराला भी बनारस में ही यही रहते थे? बनारस में रहते भी थे, बनारस में ही जन्म भी उनका हुआ, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे, यहीं से शिक्षित हुए, और यहीं से उन्होंने पूरी अपनी लड़ाई शुरू की, अपना आंदोलन शुरू किया, और इसी में प्रधानमंत्री भी हुए। तो ये जो माहौल था BP कोइराला के वक्त से,
ये माहौल नेपाली जनतंत्र के लिए बार बार, नेपाल में कोई भी सामंतवाद या नेपाल में कोई भी गैर बराबरी की जो खिलाफ जो लड़ाइयाँ चलती थी, इसमें बनारस की बड़ी भारी भूमिका थी। जब सुशीला कार्की आई एमए करने, पीजी करने, वो बीपी कोइराला उस समय थे, उस समय दुर्गा प्रसाद सुवेदी जी जो बाद में उनके पति भी हुए, शादी भी हुई, इन लोगों से क्या बहुत ज़्यादा प्रभावित थी? वो तो आई थी पॉलिटिकल साइंस में एमए करने, पीजी करने। असली में दुर्गा सुवेदी और सुशीला कार्की जी, सुशीला कार्की नेपाली कांग्रेस की बड़ी प्रतिबद्ध कार्यकर्ता थीं और बहुत इनकलाबी कार्यकर्ता थीं। देखिए, महिलाओं का किसी आंदोलन में आना और ऐसे आंदोलन में आना जहां अगर राजा को खबर मिल जाए और उनको काठमांडू में या कहीं पर पकड़ने को मौका मिल जाए तो सीधे फांसी पे चढ़ा देंगे, तो ये साहस का काम होता था। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था। तो सुशीला ने वो जोखिम उठाया था, बाकायदे नेपाली कांग्रेस की तरफ से वो काम करती थी। और बेसिकली उस वक्त जो लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे, बहुत बड़ी संख्या में नेपाली विद्यार्थी पढ़ने आते थे, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी भी राजनैतिक आंदोलन के लिए आती थी। नेपाल में राजतंत्र को ख़त्म करने के लिए आती थी, उसकी लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ पर आती थी। सुशीला उसी में एक थी, और सुशीला के साथ और भी लोग थे, जैसे दुर्गा सुवेदी हुए, प्रदीप गिरी जो 3 साल पहले दिवंगत हो गए हैं, वो थे। तो ये सब लोग अगर बाय द वे राजा के पकड़ में अगर आ जाते, उनके पुलिस के उसके पकड़ में आ जाते, तो शायद ये फांसी पे झूल जाते। तो ये कोई साधारण बात नहीं थी, एक साहस की बात थी कि करें। अच्छा सर, एक चीज़ पूछेंगे, जैसे 1973 में प्लेन हाईजैक हुआ, दुर्गा प्रसाद सुवेदी का नाम बहुत चर्चित हुआ, जीपी कोइराला के नेतृत्व में उसको अंजाम दिया गया। वो यूथ आइकन कहे जाने लगे नेपाली यूथ के बीच, नेपाली जनता के बीच। तो उनसे क्या बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी सुशीला जी? यही वजह थी कि फिर ये इस अट्रैक्शन ने दाम्पत्य जीवन का आधार रखा? अब देखिए, ये तो बड़ी प्राइवेट बातें हैं, इसमें हम कहाँ से कमेंट कर पाएँ, और हम किसी के मन की बात तो नहीं जानते हैं। लेकिन दुर्गा इस हाईजैकिंग के बाद, और ये हाईजैकिंग उन्होंने नेपाली कांग्रेस के लिए किया था, राजतंत्र को ख़त्म करने के लिए, उसके लिए कुछ संसाधन जुटाने के लिए किया था, जिससे नेपाली कांग्रेस यहाँ काम कर पाए, ये करो। इस तरह की घटनाएं हमारे यहाँ भी, चौरी चौरा हमारे यहाँ सन 22-23 का जो पूरा आज़ादी का आंदोलन है, अशफाक उल्लाह से लेके राम प्रसाद बिस्मिल तक का जो काकोरी इसका सबसे अच्छा उदाहरण। काकोरी षड्यंत्र है, काकोरी, उसको उन्होंने षड्यंत्र का नाम दिया। हम षड्यंत्र का नाम नहीं देंगे, तो काकोरी षड्यंत्र नहीं कहेंगे, लेकिन काकोरी में उन्होंने एक मेल ट्रेन में वो खजाना लूट लिया, ताकि रिवोल्यूशनरी अपना चलता रहा प्रोग्राम। एग्जैक्टली वही बात दुर्गा प्रसाद सुवेदी ने भी किया था, और फॉरबिसगंज में उस हवाई जहाज को उतार दिया था उन्होंने। तो ये देखिए, निश्चित कि दोनों लोग यहीं मिले, बीएचयू में ही मिले। यहाँ जो दोनों लोग, दुर्गा का एक आइकन होना, रेवोल्यूशनरी आइकन होना स्वाभाविक था। और क्या कहते हैं कि सुशीला जी का पकड़ लो। हाँ जी, सुशीला जी का जी, चलो कोई बात नहीं, कुछ करने सर, वो बड़ी इंटरेस्टिंग। अच्छा, इंटरेस्टिंग नहीं, तो दुर्गा तो एक आइकन हो गए थे, रेवोल्यूशनरी आइकन, और उस रेवोल्यूशनरी आइकन से के प्रति पूरे नेपाल में उनकी बहुत चर्चा थी, और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में वो उभर आए थे, ख़ासतौर से जब नेपाल में जनतंत्र धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुआ। तो उसमें कोई अस्वाभाविक बात नहीं थी कि सुशीला जी, जो यहाँ पर काम भी की थी उनके साथ, और सुशीला खुद भी एक रेवोल्यूशनरी थी, क्रांतिकारी थी। असली में उस वक्त एक महिला होती थी जिन्होंने बीएचयू में पढ़ाई लिखाई उन्होंने भी की, शैलजा आचार्य। तो शैलजा आचार्य, जब बीपी कोइराला 60 में जब प्रधानमंत्री, प्रथम जनतांत्रिक ढंग से चुने हुए प्रधानमंत्री बने, तो उसके हार्डली 1-1.25 साल बाद उनको पब्लिक मीटिंग से ही राजा ने गिरफ्तार कर लिया। किंग त्रिभुवन तो जनतंत्र के पक्षधर थे, लेकिन उन्हीं का बेटा, किंग त्रिभुवन की बड़ी जल्दी मृत्यु हो गई, और उनका बेटा महेंद्र हुआ। महेंद्र पूरी तौर से डिक्टेटोरियल थे, पूरी तौर से राजतंत्रवादी थे। तो महेंद्र ने उनको सन 60 में बाकायदे एक पब्लिक मीटिंग से, जो काठमांडू के बीच में हो रही थी, और उन्होंने सुबह शायद लैंड रिफॉर्म के बारे में कुछ
संसद में प्रस्ताव रखा था और उसी को जनता को बताने के लिए मीटिंग बुलाई थी, तो उससे सीधे बीपी को गिरफ्तार कर लिया, बीपी कोइराला को। संसद इमीडिएटली भंग कर दिया और पूरे तौर से जनतंत्र को समाप्त कर दिया 2 दिन। और उसके बाद बीपी करीब 9 साल जेल में रहे। और ये 9 साल का जो जेल का उनका वो था, तो उसमें बहुत सारे नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ता बंद कर दिए गए, फांसी भी झुला दिए गए, बहुत कुछ हुआ। वो दौर में बीपी के साथ एक और नेपाली कांग्रेस की बहुत महत्वपूर्ण महिला, उस वक्त की सबसे, मैं कहूँगा कि महत्वपूर्ण महिला थी, यंग महिला थी, शैलजा आचार्य। वो उनसे जुटी। तो शैलजा जो थी एक तौर से महिलाओं को संगठित करती थी और शैलजा बाकायदे बंदूक पिस्तौल भी इकट्ठा करती थी। शैलजा यहाँ बनारस में बैठ के बंदूक पिस्तौल इकट्ठा किए हैं इनकलाब करने के लिए यहाँ पर। उसी टोली में सुशीला जी भी थी। मतलब शैलजा आचार्य से ज़्यादा प्रभावित थी। शैलजा आचार्य मैंने इमीडिएट वो थे, ऑर्गेनाइजर जिसे कहते हैं। शैलजा आचार्य बाद में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनी नेपाल की, अब मृत्यु हो गई उनकी, यहाँ है नहीं दुनिया में। तो ये नहीं, बीपी से भी से बीपी, सब लोग बीपी वगैरह सब यहाँ रहते थे। ये तो नेपाली कांग्रेस का हेडक्वार्टर था बनारस। नेपाली कम्युनिस्टों का भी हेडक्वार्टर यही था, नेपाली कांग्रेस का भी हेडक्वार्टर था। तो इसलिए सब लोग यहीं पर रहते थे। तो ये सारे कार्यकर्ता जो आते थे, जो एक बात ये भी जानना चाहिए कि लोग बीएचयू में पढ़ने इसलिए आते थे कि नेपाली कांग्रेस का काम करना है, राजतंत्र, हाँ, राजतंत्र के खिलाफ। ये भी है। जैसे हमारे मित्र रहे हैं, आज की दुनिया में नहीं है, 3 साल पहले चले गए, प्रदीप गिरी बहुत महत्वपूर्ण थे। अगर आज वो रहते शायद आज वही प्रधानमंत्री होते। तो प्रदीप, वो उनकी पुस्तक है बाकायदे प्रदीप गिरी ऊपर। तो प्रदीप यहाँ पर पढ़ने आए थे, लेकिन पढ़ना उनका पूरा उद्देश्य नहीं था, कोई कैरियर बनाना नहीं था उनको मूल रूप से नेपाल में जनतंत्र की लड़ाई लड़नी थी उसके लिए। तो अब करते क्या थे, एमए के विद्यार्थी थे। तो एमए का जब इम्तहान होता था तो उसमें 2-1 इम्तहान देते थे, उसके बाद छोड़ देते थे। तो उसके बाद अगले साल भी हॉस्टल मिल जाता था। अगले साल भी रहना, उसके बाद लंबे समय तक रहना है, लंबे समय तक रहना, पार्टी का काम करने के लिए का काम करना। तो ये आप लोग 23 नवंबर को अभी मिले उनसे, बीते 23 नवंबर को आपके साथ मोहन प्रकाश जी भी थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और लंच पर उन्होंने आमंत्रित किया था। और ये किताब आपको बाकायदे आपको मतलब एज अ गिफ्ट किया। क्या बातचीत हुई, चूँकि 4-5 महीना पहले की बात है, क्या वो आप उस लंच की मेज पर क्या बात हो रहा था? देखिए, ये तो एक बहुत अनौपचारिक लंच था। उस वक्त ये पता भी नहीं था कि सुशीला प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगी और इतने बड़े तूफानी दौर की प्राइम मिनिस्टर होंगी, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। ये भी वो रिटायर्ड महिला थी, खुद खाना बनाया उन्होंने। अच्छा, खुद ही खाना बनाती हैं? हाँ। अब आप सोचिए कि ये जो सिंपल, जबकि मुख्य न्यायाधीश वो रह चुकी, मुख्य न्यायाधीश रह चुकी थी। उनका एक ड्राइवर था जो खाना बनाता था, वो छुट्टी पे चला गया था। तो वो खुद खाना बना के ले आई। क्या क्या था खाने में सर? साधारण खाना था, थोड़ा बहुत कुछ जैसा होता है हमारा हिंदुस्तानी खाना, उस तरह का था, ऐसा कुछ नहीं था। तो आप एक बात समझ सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर किसी बड़े अधिकारी या प्रधानमंत्री होने लायक आदमी के यहाँ आपको दावत मिले, तो उसमें 10 ठो बावर्ची रहेंगे उनके। तो उसकी जगह पे वो महिला स्वयं खाना बनाई और लेके आई, और उनके पति दोनों लोग इकट्ठा हुए, फिर हम लोग सब लोग खाना वाना खाए। दुर्गा जी भी थे? दुर्गा जी भी थे उनके पति। तो बातचीत स्वाभाविक रूप से बनारस के बारे में होने लगी, पुराने दिनों के बारे में होने लगी। यही होता ही है। क्या क्या याद कर रही थी जब मेज पर थी आपके साथ? ये कि देखिए, बनारस में उन लोगों का ज़िंदगी बहुत इनकलाबी ज़िंदगी था। तो उस इनकलाबी ज़िंदगी के छोटी छोटी घटनाओं का इधर उधर का जिक्र ये करना। शैलजा जी के बारे में भी बात हुई, सब लोगों के बारे में बात हुई। बीपी के बारे में बहुत ज़्यादा बात हुई, क्योंकि बीपी तो उनके यहाँ एक तौर से जिसे कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, तो बीपी वहाँ राष्ट्रपिता हैं एक तौर से। राष्ट्र के पिता नहीं, जनतंत्र के पिता हैं वो। तो वो सब बातें होती रहीं, और बहुत करीब 45 मिनट बात हुई। 45 मिनट का 1 घंटा हम लोग थे। तो बनारस को याद कर रही थी? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बनारस को याद कर रही थी। इसीलिए मैं समझता हूँ कि सुशीला के आने से भारत में चाहे जिसकी सरकार रहा हो, वही भाई, जब सरकार रहती है तो सरकार का जो प्रधानमंत्री होता है उससे तो बात करनी ही पड़ती है। आपके मतभेद हों चाहे जो हों, हमारे व्यक्तिगत मतभेद हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री होता है,
वो भी एक प्रधानमंत्री हुई हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी जो इसमें सुविधा, जब एक ढांचा बनेगा, ढांचा बनने की गुंजाइश जो मैं देखता हूँ कि सुशीला चूँकि भारत में रची बसी रही हैं, इसलिए भारत से बहुत अच्छा संबंध उनका होगा, और केवल एक प्रधानमंत्री से नहीं, पूरे देश की जनता से। और वो एक दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ इस दौर में जो हुआ, सुशीला ने को एक ऐसी इनकलाबी जमात ने आम सहमति से अपना मुखिया चुना है, जिसका रिकॉर्ड मैं समझता हूँ कि अप्रतिम है इस मायने में कि एक ज़माने में 68, 69, 70 हम भी स्टूडेंट मूवमेंट के प्रोडक्ट रहे हैं। एक ज़माने में 68, 69, 70 में यूरोप से रिवोल्ट होता था। यूरोप में कोहेन बेंडिट, रूडी दुत्स से ये लोगों ने फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका सारी जगह में रिवोल्ट हुआ था। लोग वियतनाम की लड़ाई चल रही थी, वियतनाम की लड़ाई में जाना नहीं चाहते थे वगैरह वगैरह। बड़े आदर्शवादी नौजवान थे। वो आदर्शवाद का जो झोंका था, उसकी जो हवा थी, वो हिंदुस्तान आती थी। उसमें सन 67-68 में हम लोगों ने भी मूवमेंट किया यहाँ पर। अब ये रिवर्स में हो रहा है आजकल। यूरोप में उतना नहीं हो रहा है, अब हमारे बगल अब हमारे यहाँ हो रहा है। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। हाँ? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, सब जगहों से हो रहा है। इन तमाम परिवर्तनों में, तमाम जहाँ यूथ ने परिवर्तन किया है, इसमें मैं समझता हूँ कि नेपाल के यूथ की विशिष्ट भूमिका बनती है। इसलिए कि नेपाल के यूथ ने कोई सांप्रदायिक सवाल, कोई जात पात का सवाल नहीं उठाया। जो दो सवालों पर उन्होंने लड़ाई पूरी अपनी संगठित की, वो एक तो भ्रष्टाचार था और दूसरा आर्थिक विषमता। तो इस मायने में एकदम क्लीन एक। और इन दोनों मामलों में सुशीला जी का अप्रोच क्या है? बिल्कुल, इन दोनों मामलों में सुशीला जी से बेहतर कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है जो इसको लीड करे। चलिए, तो सुशीला जी को जिम्मेदारी मिली है नेपाल में कि वो चुनाव कराने का एक माहौल तैयार करें। सुशीला जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीजी किया, नेपाली कांग्रेस से बहुत नज़दीकी से जुड़ी रहीं, एक ज़माने में बहुत रिवोल्यूशनरी थी, और यही वजह है कि जो दुर्गा प्रसाद सुवेदी उनके हस्बैंड बने बाद में, उनके वो करीब भी आईं। तो अब भारत नेपाल के बीच जो संबंध की मजबूती का आधार बनेगा, उसमें काशी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी। चूँकि आज भी सुशीला जी को काशी में बिताए दिन याद आते हैं। आज भी जब बनारस के लोग उनसे मिलने जाते हैं तो अपने काशी के बारे में ज़रूर पूछती हैं। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।